अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आज हम फिर से सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हुए हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए हम देखते हैं सीटेट दिसंबर 2024। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सीटेट दिसंबर का सीडीपी के क्वेश्चंस, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे आज। महा टीटी में आपने तमाम जितने थ्योरीज़ पढ़े हैं इंशाल्लाह वो पूरे थ्योरीज़ जो है वो सीटेट का हिस्सा हैं और उसी पर मबनी आपको क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इंग्लिश की कंप्रहेंशन को समझ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पूरे क्वेश्चंस ख़ास तौर पे थ्योरीज़ के ऊपर मबनी है। 40 सवालात हैं जो पूरे थ्योरीज़ पर डिपेंड करते हैं। जी, ये भी बता दीजिए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी में इस चीज़ का मेंशन किया है। नेगेटिव वे में जाएगा वो, मतलब अपने आप को एक कोने में बिठा लेगा, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सारी चीजें बताया उन्होंने। वेरी गुड। अगर पॉजिटिव वे में रहेगा तो कॉन्फिडेंट बच्चा रहेगा वो। जी, उन्होंने ये बताया था कि किस उम्र में बच्चा कौन कौन से चैलेंजेस से गुजरता है और वो चैलेंजेस बच्चे के ऊपर क्या असरात करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर एरिक्सन ने रोशनी डाली थी जिसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात हो रही है नेचर वर्सेस नर्चर। मालूम है नेचर जो है वो ख़ास तौर पे जेनेटिकल चीज़ है जो हमें पेरेंट्स से मिलती है और नर्चर से मुराद नरिशमेंट है जो हमें एनवायरनमेंट देता है। सो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Piaget theory of cognitive development emphasizes the role of social interaction in learning, learning through the reinforcement, active construction of knowledge, passive absorption of knowledge. Active construction of knowledge. Okay, active construction of knowledge, it's correct answer. Next है question number 3, according to Vygotsky the term zone of proximal development refers to ZPD का मतलब क्या है? The gap between what a learner can do alone and what they can do with help. The task a child can perform without any help. The area where the child is unable to learn anything. The physical distance between a child and the learning material. बताइए। Fourth, the physical distance between child and learning material. Child and the learning material. अच्छा, सर वेट एक मिनट, कहाँ डेफिनेशन इस तरह की? सर ए है इसका। Option number 1, the gap between what नहीं, आपने पहले what a learner फोर can do. ऑप्शन को आपने टिक कर दिए ना। हमने नहीं नहीं करी सर, हमने नहीं करे। वही मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो ZPD है उसकी डेफिनेशन कहाँ पढ़े आपने? द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन चाइल्ड एंड ट्रेनिंग मटेरियल। कहीं मेरे भी नहीं, फिजिकल डिस्टेंस की कहीं बात ही नहीं हुई। नहीं हुई सर, हेल्प और ये तो बार बार हम आपको ZPD के बारे में अक्सर ये याद रखिए, अजीम सर यही चीज़ बताते रहते हैं। आपको याद आया कुछ? जी, कि ये इधर जो राइट साइड में है वो एक्चुअल पोटेंशियल है बच्चे का। ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल से मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना ही ZPD है। ओके, बार बार हम ये फिगर जी, और वो यहाँ एक्चुअल पोटेंशियल से जी एक्चुअल पोटेंशियल से मैक्सिमम पोटेंशियल तक कौन पहुंचाता है? एमके पहुंचाता, मोर नॉलेजेबल अदर फ्रेंड। तो फिर एक्चुअली ZPD है क्या? द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन। What a learner can do. कि हकीकत में वो क्या कर सकता है और वो विथ हेल्प क्या कर सकता है, दो चीज़ें हैं। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ऐसा मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? लॉजिकल थिंकिंग, इगोसेंट्रिज्म। ओके जी, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी हम अक्सर बता रहे हैं जो एब्सोल्यूट रॉन्ग है उसको रॉन्ग कर दिए अगर आप, तो भी आसानी होती है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं आती, कॉन्क्रीट भी नहीं आती, ठीक है। और लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस होती है यहाँ पर, नहीं, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, कोई बताएगा? बच्चा मैं खुद से हर काम खुद से करने की कोशिश करता, हर चीज में मैं बोलता है, अपने आप को कोई भी चीज बात भी करेगा तो हम मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, या फिर हम करते। वेरी गुड, इट्स कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन एरिक्सन्स थ्योरी द क्राइसिस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज मोस्ट रिलेवेंट टू विच ऑफ द ग्रुप? ऐसी हालत का कौन से स्टेज में आती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट? जवाब दिख गया? आंसर दिख रहा सर? हाँ दिख गया आंसर दिख रहा जी। चलिए याद कर लीजिए कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, जब बच्चे प्री स्कूल ईयर्स में होते हैं, चिल्ड्रन फेस द चैलेंज ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव विच कैन लीड टू गिल्ट इफ़ देयर रिएक्शंस आर क्रिटिसाइज। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे खुद से करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिव इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, और अगर उस इनिशिएटिव पर उनसे कोई गलती हो जाए या कुछ गिर जाए, कुछ टूट फूट जाए, तो वो उनके लिए बात से शर्मिंदगी भी बनती है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो प्री स्कूल एज के अंदर उनकी होती है। थर्ड आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ moral development, a child at the pre-conventional level of morality is likely to make decisions based on social norms, avoid punishment and seek rewards, follow the laws strictly, care for others based on empathy. avoid punishment and seek reward. Second. जी, और बाकी लोग बताएं। Option second, sir. Pre-conventional level of morality is like to. जी, Second. Option second, sir. Option second. Option number First. 2, sir. Make decisions based on social norms. ओके Cares of the other based on. Fourth. Kohlberg stage है ना moral development. Avoid punishment and seek reward. Second, sir. ओके, Option चलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। क्यों सही है? एट द प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या करते हैं बच्चे? चिल्ड्रन मेक मोरल डिसीजन बेस्ड ऑन कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर सेल्फ, अवॉइडिंग पनिशमेंट। वो ऐसे काम करते हैं जो जिससे उनको सज़ा ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस इन एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? बताइए, जो वर्सेस हमने आपको पूरे बताए थे, इनमें से कौन सा उसका डेवलपमेंट का स्टेज नहीं है? Second. Antonomy the shame and doubt. Anxiety and fear, sir. Fourth one. एंजाइटी और फियर। हाँ। और बाकी लोग बताइए। Option second. काफ़ी लोग अटेंड कर रहे हैं लेकिन वो खामोशी से सुन रहे हैं। क्या होगा अगर आप आंसर देंगे, सही होगा या गलत होगा, बट कुछ ना कुछ जजमेंट आपका करने की हिम्मत होगी। यहाँ पर थोड़ी ना किसी का नाम नज़र आ रहा है। Second. I think. ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये नहीं है डेवलपमेंट। नॉट बोल रहा है ना वो, ट्रस्ट एंड मिस्ट भी है, ऑटोनॉमी एंड शेम भी है, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन भी, एंजाइटी नहीं है ना, एंड फियर। ओके, चलिए, एंजाइटी एंड फियर ये स्टेज नहीं है।
बाकी मिसट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, और ऊपर वाली जो स्टेज बताया है वो भी है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजेस थ्योरी? बताइए, आसान सवाल है। थर्ड है सर लॉजिकल थिंकिंग एंड अबाउट Logical thinking about concrete events. लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। Yeah, थर्ड ऑप्शन, थर्ड लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। चलिए, सही जवाब है लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन में आती है, सिंबॉलिक प्ले जो है वो शुरुआत में आती है, ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? अभी डिस्कस हुआ, बता दीजिए। पूरे क्वेश्चंस हमने थ्योरी पर ही बनाए हैं पूरे। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं? B. Ability to think. B. एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट। सही जवाब है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस। सर वो पहले सोचेगा ना, उसके बाद चीजों को वो करेगा। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब ठोस कोई काम वो कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना वो। ओके, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में फॉर्मल यहाँ ऑपरेशन पर बोला एबिलिटी टू परफॉर्म। फॉर्मल ऑपरेशन में मींस थिंकिंग, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। एब्स्ट्रैक्टली हो रहा ना वो पूरा, मतलब इमेजिन भी कर रहा ना कैसा होगा। ऐसा होगा, थिंकिंग बारे में सोच रहा ना वो। ओके, सही जवाब है, ठीक है। ये कंजर्वेशन कंक्रीट का है, ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज एडोलेसेंस कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लॉजिकली, सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग रेफर टू वाइगोट्स्कीज थ्योरी? स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है वाइगोट्स्की के अंदर? आसान है, बताइए। थर्ड ऑफरिंग सपोर्ट एंड Option third. 3. Option number 3. ऑप्शन थर्ड ऑफरिंग सपोर्ट। ठीक है, इसका फोल्डिंग की डेफिनेशन भी हमने आपको बताया था, इट्स एन टेम्पररी हेल्प, ठीक है। और उस टेम्पररी हेल्प के बाद जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप से डिपेंडेंट होकर अपने आप पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज इन एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? बताइए। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, infants learn whether or not they can trust others, adolescents face challenges of intimacy। सर इसका बी होगा, एस्टैब्लिश होता है ना पर्सनल आइडेंटिटी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज में आता है? पहले इन्फेंट में आता ना, इन्फेंट में आता। तो फिर वहाँ पर वो Second. थर्ड इन्फेंट whether or not they can trust others। थर्ड आंसर सही है। ये पूरे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने आपको बताए थे कि आपको ये पूरे स्टेजेस उम्र के लिहाज से आपको याद रखना है। तो एडोलेसेंस के अंदर नहीं बल्कि इन्फेंट्स के अंदर ये हालत ऐसी होती है कि वो फर्स्ट स्टेज होती है एरिक्सन के अंदर, जहाँ पर वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इन्फेंट्स आर कंसिस्टली केयर्ड फॉर, कि पहले वो, ठीक है। सराउंडिंग की आवाज़ आ रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न ड्यूरिंग द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन?
स्टेज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। ये हालत कहाँ पर होती है बताइए? आइडेंटिटी मतलब एडोलेसेंस में होगा सर। जी बताइए। सेकेंड establishing the personal values and beliefs. Establishing personal values and belief. Option second. ओके, सेकंड आंसर इज करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कोहलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ देखिए हमने कोहलबर्ग के, उसमें से बताइए कि कौन सा फीचर नहीं है। जी, मेकिंग moral decisions based on abstract principle following this societal Fourth, rules. sir, making decision based on the individual or moral. Option fourth, sir. बाकी लोग भी बताइए। Making decision based on individual moral reasoning. Fourth option. पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हमको मालूम है कि जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है तो उसमें जो पर्सन की सेंस ऑफ मॉरलिटी है वो डिफाइन करती है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को, वैल्यूज़ को, और पीपल नाउ बिलीव दैट सम लॉज आर अनजस्ट एंड शुड बी चेंज। वहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट या जो कोई भी पर्सन है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में वो ये सोचता है कि ये जो लॉ है, ये जो वैल्यूज़ है, बिलीव्स हैं, तो ये अखलाक़ी तौर पे कितने सही हैं और कितने गलत हैं, वो इस काबिल हो जाता है। ठीक है, अब बताइए जवाब। फर्स्ट वाला, मेकिंग मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट है मेकिंग मॉरल डिसीजंस बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स फॉलोइंग द सोसाइटल रूल्स एंड लॉज स्ट्रिक्टली, ये नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मॉरल रीजनिंग। अब बताइए फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट है या थर्ड है या फोर्थ है? सेकंड नहीं है, थर्ड है सर, थर्ड है, क्योंकि फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अखलाकी इस्तेदलाल सोचना, गौर फिक्र करना, ये कोहलबर्ग में आएगा, रिकॉग्नाइज नहीं है, ये राइट है थर्ड वाला ऑप्शन। रिकॉग्नाइज करना, इम्पोर्टेंस समझना, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट की क्या है, जो भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लॉज। सेकंड ऑप्शन जो हमने आपको कट करके बताया है वो उसका जवाब है। यहाँ पे देखिए, समझने की जरूरत है। अब देखिए कि अरे नॉट बोल रहा ना सर, वो नॉट बोल रहा ना सर, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 5th नंबर की स्टेज में आता है। ठीक है, इसी के अंदर आता है, लेकिन पोस्ट कन्वेंशन ऑफ मॉरल कन्वेंशन के अंदर सेकंड 5th स्टेज में आता है। तो यहाँ पर एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इंडिविजुअल मेकिंग मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स रादर देन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग लॉज। तो यहाँ पर जैसा कि आपने खुद बताया कि यहाँ पर नॉट पूछ रहा है वो, ठीक है, तो यहाँ पर वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में वो ऐसा माहौल नहीं होता या फिर ऐसी सोच नहीं होती कि वो सोसाइटी के जो कुछ भी रूल्स एंड वैल्यूज़ हैं वो आंख बंद कर एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं होता। इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर भी नॉट ही पूछा है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन वैगॉट्स्की थ्योरी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ए चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट? बताइए, आसान जवाब है। Independent exploration of the environment, interaction with more knowledgeable others, सेकंड वाला सर, genetic सेकंड heritage. इंटरेक्शन विद। ओके सेकंड सर। Interaction with more knowledgeable. सबका सेकंड है।
यस सर। जी सही है। ठीक है, इस तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू यूज मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड परफॉर्म ऑपरेशन इन द हेड। बताइए कौन सी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो इस एबिलिटी को यूज करने के लिए कौन सी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड परफॉर्म ऑपरेशन इन हेड। जवाब मिल गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सर क्वेश्चन बताइए, सर क्वेश्चन बताइए ना। ऑपरेशनल Which stage of cognitive development involves the ability to use mental representations and perform operation in the head? कॉन्क्रीट बराबर है। मतलब वहां पर उसकी अक्ल की पुख्तगी आती है। ठीक है, कौन सी स्टेज में आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंसेप्ट इन Piaget's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बताइए। क्लासिकल सेकंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन सही जवाब है कंजर्वेशन। ठीक है, बाकी सोशल इंटरेक्शन वागेट्स्की का है, रिवाज एंड पनिशमेंट कोलबर्ग का है, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट का है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप। के शेप के चेंज होने से जब बच्चे के अंदर इतनी सारियत आ जाती है कि उसको ये समझ में आ जाए कि शेप चेंज होने के बाद ही किसी चीज़ का वॉल्यूम या उसका एरिया चेंज होता है। अगर शेप चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम और एरिया सेम रहता है। उस एबिलिटी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेज। बदलाव भी बोल देंगे ना, प्याजे ने बदलाव बताया ना। जी, इन विच स्टेज चेंजेस of addiction psychological development do individual face a challenge of achieving intimacy। बताइए कौन सी स्टेज में इंटीमेसी का चैलेंज आता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एडोलेसेंस की मैच्योरिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फोर्थ वन। थर्ड वाले इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सही है। ठीक है, ये पूरे स्टेजेस आप याद रखिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो बोलिए, मैं इंडिविजुअली आपको हर थ्योरी दे सकता हूँ व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट है, ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। कौन सी ऐसी चीज़ है वाइगोट्स्की के मुताबिक जो बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर असर नहीं करती, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर? इंडिविजुअल एफर्ट्स, प्राइवेट थर्ड स्पीच। ऑप्शन प्राइवेट सेल्फ से बात करना, प्राइवेट ये सब चीज़ें हैं। कल्चरल रूल्स भी, निजी तरक्की। हाँ, सोशल इंटरेक्शन, ये सब जिम्मेदार हैं डेवलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। ठीक है, वाइगोट्स्की बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एफर्ट्स। कि किसी की ज़ाती एफर्ट्स से ही काफ़ी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके डेवलपमेंट में तीन एस्पेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, लैंग्वेज, कल्चरल और सोशल इंटरेक्शन। तीन एस्पेक्ट्स वो आपने देखे हैं थ्योरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कन्वेंशनल लेवल ऑफ द मॉरल रीजनिंग इन कोलबर्ग थ्योरी। बताइए। मॉरल डेवलपमेंट में कन्वेंशनल लेवल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओबीडियंस टू लॉ नहीं है। सेल्फ फोकस, सेल्फ का इंटरेस्ट। सेकंड ओबीडियंस टू लॉ एंड सोशल नॉर्म्स।
जी। सेकंड गुड ऑप्शन बॉय एंड बैड बॉय का होता है ना उसके अंदर। जी, गुड बॉय बैड बॉय भी हैं और वो उसी के लिए लॉ वो और ऑर्डर को समझता। जी जी हाँ। उसी लिए वो लॉस को ओबीडियंस ही दिखाता है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एट विच स्टेज ऑफ Paget's cognitive development do children begin to understand the concept of conservation? आसान है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स याद किए हुए आपने पेजे के अंदर। सेंसरी मोटर Sensory motor, children. Sensory motor motor stage. First, कंजर्वेशन सेंसरी fast. स्टेज में आ जाता। वाह। सर प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो समझना Concept स्टार्ट of करता है, सेंसरी मोटर conservation. को तो पकड़ना सीखेगा पहले उंगलियों से फिर हाथ से। प्री ऑपरेशनल में वो कॉन्क्रीट में लॉजिकल रीजनिंग समझता वो पूरा सब कुछ, और फॉर्मल में बोले तो Formal ये में करेंगे तो क्या abstract. होगा, रिजल्ट के बारे में सोचता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में। प्री ऑपरेशनल में वो कंसेप्ट समझता चीजों का, स्टार्ट होता ना लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर, बदलाव। ऑफलाइन वाले से ही जवाब है। Second है pre operational. सर ताज्जुब है कि आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसे कंजर्वेशन बता रहे हैं। आपको अच्छे से याद दिलाया हुआ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें होती है, सीरिएशन, कंजर्वेशन, हाँ पूरे याद दिलाए हुए आपको। ताज्जुब है आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो बच्चे का जहन पूरा कच्चा पक्का होता है, अभी उसके अंदर जहनी पुख्तगी नहीं आई ना, तो फिर कंजर्वेशन कैसे आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। ये सब चीज़ें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की चीज़ें हैं, सीरिएशन, कंजर्वेशन, और बताइए कौन कौन सी चीज़ें थी। फास्ट, रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी थी, रिवर्सिबिलिटी थी। ये सब क्या में आते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं ना। हाँ तो फिर यहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसा बोल रहे हैं आप। पूरे आपको याद रखना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का जहन कच्चा पक्का होता है, ठीक है, वहाँ पर उसकी जहन की पुख्तगी नहीं होती है, इसलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो तमाम तर चीज़ें देखेंगे आप, जैसे इरिवर्सिबिलिटी देखिए आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसको नहीं समझता, उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, पानी का भाप बनना, भाप का पानी बनना, ये उसको कुछ नहीं समझता है। लॉजिकल थिंकिंग भी उसके अंदर नहीं होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझता है, ठीक है। और क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताइए। फास्ट, transductive reasoning. Another great example is a child here, a dog bark and then. मतलब डॉग को बादल को देख के अंदाजा लगाता कि यहाँ से अब बारिश होगी, मतलब इन्वायरमेंट को समझता वो। क्या बोलते हैं उसको। और साइज भी समझता वो, मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। कॉइन्स दिए तो 5 का कॉइन बड़ा है, एक के कॉइन छोटे प्री हैं। ऑपरेशनल स्टेज में समझता है ये सब चीज़ें वो। नहीं सर, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट में समझता हाँ, हूँ। मैं सवाल आपको कर रहा हूँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। रिवर्सिबिलिटी है और रीजनिंग समझता, इगोसेंट्रिक रहता और ट्रांसजेक्टिव, मतलब कुत्ता भौंक रहा, ट्रेन आ रही तो कुत्ता भौंक रहा, मतलब इस तरह की चीजें समझता ना वो। देखिए मैं लिखा हूँ स्क्रीन पर। Animism. इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये सब चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज की है, कच्ची पक्की। एनिमिज्म का मतलब है किसी बेजान चीज़ को जानना समझना, ठीक है। तो ये सब जितने भी मामला जो ख़ास तौर पे अदम फहमी के हैं, जिसमें बच्चे की बहुत सारी फहम कच्ची होती हैं, वो सब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे, ठीक है। जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाएगा तो सब चीज़ें पुख्ता हो जाएगी, जो इरिवर्सिबिलिटी थी वो रिवर्सिबिलिटी में तब्दील हो जाएगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग उसकी शुरू हो जाएगी, सीरिएशन आ जाएगा, कंजर्वेशन आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी, ओके, याद रखिए अब। और ये फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज हैं वो आला
जहानत है, ठीक है। उसमें सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएंगे, लॉजिकल आ जाएगा और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगा। ये सब फार्मूला ऑपरेशन स्टेज में आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following concept refers to the mental framework children use to interpret and organize information? बताइए, आसान है जवाब भी। डेफिनेशन बताए थे हमने। स्कीमा मेंटल फ्रेम में एक ऑलरेडी पिक्चर रहती ना जी, स्कीमा इज नथिंग बट ए सेट और पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द की चैलेंज इन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज इज। क्या चैलेंज है इस स्टेज में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के अंदर? जी, थर्ड सर, फॉर्मिंग रिलेशनशिप, डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, डेवलपिंग इंडिपेंडेंस। कहाँ पर होता है ये? इन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट टॉडलर स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस। ट्रेनिंग देते ना उसमें टॉडलर, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस एंड लैक ऑफ सक्सेस मे लीड टू फीलिंग ए शेम एंड डाउट। जब बच्चे टॉडलर होते हैं तो वो इंडिपेंडेंस की कोशिश करते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं, कुछ खुद से काम करने की कोशिश करते हैं, और जब वो लैक ऑफ सक्सेस से गुजरते हैं, अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो वो फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट उनके अंदर क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड यूजिंग एसिमुलेशन अकॉर्डिंग टू पेजेस थ्योरी। बताइए, बहुत अच्छे से समझा हुआ है आपने। एसिमुलेशन, हाँ सर, एक मिनट। सर ऑप्शन ए, चाइल्ड कॉल्स अ कैट अ डॉग बिकॉज इट इज अ फेरी एनिमल। ऑप्शन ए सर, Right. ओके, करेक्ट है। ए चाइल्ड कॉल्स ए कैट ए डॉग। एक बच्चा जो है वो डॉग को उसके फेरी एनिमल की वजह से उसको डॉग कहता है। वहाँ पर देखिए आप क्या एसिमुलेशन ऑकर होता है, क्यों होता है? व्हेन ए चाइल्ड इनकॉर्पोरेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा एज सीन इन एग्जांपल वेयर द चाइल्ड कॉल्स ए डॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म। बताइए। Which of the following best describe the term adolescence egocentrism? ये वो छोटे बच्चों का इगोसेंट्रिज्म नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि एडोलेसेंस का इगोसेंट्रिज्म के लिए कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला सेंटेंस है? सर फर्स्ट। ओके, और सर फर्स्ट आएगा। अच्छा, द बिलीव दैट one's thoughts are unique and invisible to other। कि एडोलेसेंस का जो इगोसेंट्रिज्म है उसमें बच्चा ऐसा सोचता है कि उसके जो बिलीफ है वो यूनिक है और दूसरों को नहीं समझता। सेकेंड है द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचता है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ए स्टेज ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, या फिर द एबिलिटी टू कंसिडर
मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, क्यों एडोलेसेंस एगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि द बिलीफ वन थॉट्स आर एक्सपीरियंस एंड यूनिक, कि उस उम्र में बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनके तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। बताइए बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग की कोर प्रिंसिपल कौन सा है 4 ऑप्शन में से। पहला हो सकता है कि बताइए। नहीं सर। सेकंड। सेकंड है लर्निंग ऑकर्स थ्रू द इंटरेक्शन विद अदर्स इन सोशल कंटेक्स्ट। ओके, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेस। लर्निंग इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ मेंटल प्रोसेस। फर्स्ट और थर्ड दोनों कट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड में बताइए। सेकंड। सेकंड है सर। थर्ड है, थर्ड। बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग का कोर प्रिंसिपल ये है कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेस। आपने अभी थर्ड कट बोले बोलकर इसलिए हमने छोड़ दिया, तो थर्ड नहीं। क्योंकि स्टिमुलाई बोला ना उसने, बिहेवियर स्किनर ने, जी मैंने वो थर्ड बोला। रिस्पॉन्स लेकर आता घंटी और बेल। जी मैंने उस चीज़ को गौर किया, मैंने थर्ड बोला, मैं फोर्थ को कट किया लेकिन जबान से थर्ड निकला। ठीक है, ये मैंने फोर्थ अभी भी कट किया हुआ है, देख रहे हैं आप। हाँ वही कि हम बोले आप जी गलती से नीचे कर दिए शायद नहीं बोलकर, फिर हम खामोश नीचे बैठे सही क्योंकि किए। हमको स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं उनका प्रिंसिपल के अंदर इस चीज़ को ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि जो लर्निंग है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई और उसका रिस्पॉन्सिंग का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द की आइडिया बिहाइंड मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड इन रिलेशन टू एजुकेशन। बताइए। मास्लोस हायरार्की। जी सर फोर्थ। सर नीड पूरी होने के बाद ही मतलब वो आगे। बोलिए। थर्ड वन सर। थर्ड वन लर्निंग ऑकर्स व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट। सेकंड। ओके, सेकंड करेक्ट है आपका आंसर कि मास्लो hierarchy suggests that basic needs, for example safety belongs must be before higher level needs। इसकी पूरी जो पिरामिड था आपने देखी है मास्लो की, मैंने इससे पहले बताया था आपको। इंसान की तरक्की में कौन कौन सी चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती है, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, उस चीज़ का उन्होंने पिरामिड बताया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंसेप्ट इन अल्बर्ट बांदोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नहीं समझ सर ये क्वेश्चन नहीं समझ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंसेप्ट इन अल्बर्ट बांदोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बांदोरा के सोशल लर्निंग थ्योरी में मेजर कंसेप्ट कौन सा है, बताइए। आसान है ये भी। आसान है, बताइए सर फास्ट। सेकंड वन ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग। सेकंड। सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये भी आसान है, बताइए जवाब।
सर ऑप्शन ए। बाकी लोग भी बताइए। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सही जवाब है। एडोलेसेंस की एज ही ऐसी होती है जहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू करता है और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच factor is most important for the fostering language development in early childhood? बताइए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है? Second, the child's exposure to a rich language environment. Rich language environment. ऑप्शन सेकंड सर। जी, सेकंड सही जवाब है। हमको मालूम है कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हमने देखे थे कि ये मोस्ट क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हमने देखे थे, याद है? हाँ सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू Piaget, at which stage do children first begin to use symbolic thought and engage in imaginative play? किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये? ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड। और कौन सी First स्टेज है symbolic जहाँ पर thought बोल रहा बच्चा हूँ। सिंबॉलिक थॉट शुरू करता है और इमेजिनेटिव प्ले उसके अंदर स्टार्ट होता है? सेकंड। फर्स्ट सर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सेकंड सर। ओके, सही जवाब है। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में दूसरा कोई ऑप्शन के अंदर आपने गौर, जब सेंसरी मोटर ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है, सेंसरी स्टेज के अंदर पूछ रहा है सवाल, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वहाँ पर सेंसेस आर टीचर्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज में सब कच्चा पक्का जहन है बच्चे का, पुख्तगी नहीं आई, ठीक है? तो यहाँ पर सिंबॉलिक थॉट आएगी, इमेजिनेटिव प्ले आएगा। इमेजिनेटिव प्ले में कोई भी वो चीज़ को वो खेल की चीज़ समझता है, ठीक है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की जहनी पुख्तगी आ जाती है, उसे समझने लगती है बहुत सारी चीज़ें। फॉर्मल ऑपरेशन ये तो हायर ऑर्डर है, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द वाइगोट्स्की कंसेप्ट फॉर द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? वही क्वेश्चन है कि देखिए ज़रा, कभी कभी होता है हमारे हाँ साथ। सर। बता दीजिए जवाब। चलिए, हाँ आप वही है सर। डिस्कशन नहीं करेंगे, आप जवाब बता दीजिए। ऑप्शन ए। फर्स्ट है सर। फर्स्ट। चलिए, नेक्स्ट। जवाब बता दीजिए। कन्वेंशनल मॉरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। morality. सही जवाब। नेक्स्ट, फास्ट। ये हुआ था रिपीट? नहीं हुआ सर, पहला भी, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और जो अभी हमने देखे थे ना, वो क्वेश्चन रिपीट था लेकिन सेम नहीं था, थोड़ा सा चेंज था उसमें। ओके, चलिए, जवाब सही आ गए आपके। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्ट लाइकली डिस्प्लेड बाय स्टूडेंट एक्सेलिंग इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड लीडरशिप? कौन सी थ्योरी थी गार्डन की? गार्डन के मल्टीपल होते हैं ना, फ्लावर्स। इंटेलिजेंस। जी, इंटरपर्सनल। तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन से टाइप का इंटेलिजेंस नज़र आता है जब वो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, लीडरशिप करते हैं?
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आएंगे ना सर। 8 किस्म के अलग अलग फ्लावर्स रहते ना, तो उनके साथ था ना रिलेशनशिप। जी, और कोई बाकी भी बताइए। आयशा मैडम। इंट्रा में फर्स्ट होता, लॉजिकल मैथमेटिकल नहीं होता, कैनेस्टिक में पूरी बॉडी वर्किंग होती। ओके, ऐसे भी सोचना चाहिए, अच्छी बात। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इंटरपर्सनल, जहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप वर्क है, ठीक है, ग्रुप वर्क है, लीडरशिप है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपसी रिलेशनशिप की बात हो रही है, अपने अंदर की बात नहीं हो रही है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी खुद की सलाहियतों को जानना पहचानना होता है। काइनेस्थेटिक ये नहीं हो सकता, मैथमेटिकल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह चारों ऑप्शन पर गौर करके आप सही जवाब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स गुड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टीचिंग मेथड अलाइंस बेस्ट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए डिस्कवरी एंड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। ओके, रोड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ये कहीं पर भी हम इसको नहीं होता रहता। जी लेक्चर भी नहीं होता, बच्चों को लेक्चर नहीं देते और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देते। जी थर्ड जी, सही जवाब। और ड्रिल नहीं होगा, क्योंकि ड्रिल में बच्चों को मतलब घुसाना ना कोई भी चीज अंदर, वैसा नहीं करते ना। स्टेट में वो नहीं होता जो आपने अदा किए हैं। ड्रिल का मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीटेटिव मेथड कराना। फॉर एग्जांपल ये जो मेथड है ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। प्राइमरी क्लासेस पर ड्रिल मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये मेन चीज़ है। मैथ्स की पेडागॉगी पढ़िए, आपको ड्रिल मेथड वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, what is the primary focus of Brunner spiral curriculum? Brunner spiral curriculum ऑफलाइन वाले मालूम है, बताइए। ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। जी, फोर्थ वन सर। ऑप्शन 4 है सर। कोई सेकंड कह रहा है, कोई फोर्थ कह रहा है। इस तरह का आपने अगर ब्रूनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो इस तरह का स्पाइरल आपको मिलेगा। कैसा रहता है? ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह का। सेकंड करेक्ट आंसर है। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम मरकज़ी तरीक़ा से उर्दू में भी हम कह सकते हैं कि उसमें ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहली जमात में मैथमेटिक्स का तो बुक ही नहीं होती है। पहली जमात में मैथमेटिक्स को लैंग्वेज के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहानियों के साथ। फिर सेकंड में, थर्ड में धीरे धीरे उन चीज़ का ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, उसे हम स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है, इन ब्लूम टेक्सोनॉमी विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन फोकसेस ऑन एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ कंसेप्ट। बताइए। एक मिनट सर। एनालाइजिंग ही होगा ना सर। 3। जी, और बाकी लोग पढ़ रहे हैं ना अभी तक सवाल? आसान सवाल है लेकिन लोग पढ़ रहे हैं उसको। कभी कभी सवाल में खुद जवाब आ जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। व्हाट डज Piaget's concept of decentration imply in cognitive development?
नंबर 1, फोकसिंग solely on one aspect of situation, understanding a multiple perspectives simultaneously, shifting attention between the unrelated task, relying on intuition rather than logic. Second, sir, understanding multiple. जी, सही जवाब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। बताइए, आसान जवाब है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का की प्रिंसिपल क्या है? Second. जी, Second, sir. Second. ओके, इट्स राइट आंसर। सेकेंड वाला सर। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ही ये होता है कि आप बच्चों को मल्टीपल वेज से एक्सेस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, इसलिए हर बच्चे को आप अलग अलग तरीक़ों से समझाएंगे। उसी को हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलोस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, व्हाट इज द कंडीशन स्टिमुलस इन हिज एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स। बताइए, अच्छे तरीके से हमने समझा था पॉलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। CS क्या है, US क्या है, सब बताए थे हमने। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कंडीशन स्टिमुलस क्या है। सर ए है ऑप्शन ए, द साउंड ऑफ द बेल बिफोर कंडीशनिंग। Sound of the bell before conditioning. Yes, sir. चौथा ऑप्शन देखे? नहीं देखे सर। ऐसे ही करना। बताइए ना सर। जी, द साउंड ऑफ द बेल आफ्टर कंडीशनिंग। फोर्थ वन सर। फोर्थ वन सर। नहीं, फर्स्ट है ये ना। नहीं सर, फोर्थ है। हम तो फर्स्ट भी नहीं बोले। फर्स्ट और फोर्थ फिर से डबल से पढ़िए, अच्छे से समझिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। टाइम दे रहा हूँ आपको। फोर्थ में आफ्टर आफ्टर आ रहा ना सर। हाँ, कंडीशन ना, कंडीशन क्लासिकल मैं आपको सही जवाब नहीं बोल रहा है ना। जी, मैं आपको सही जवाब नहीं बता रहा हूँ, बिफोर पहले। आपसे कह रहा हूँ कि सवाल पढ़िए और फिर से ऑप्शन पढ़िए। ओके। हाँ सर। Second. क्या पूछा है उसने, आप बताइए। कंडीशन स्टिमुलस क्या चीज़ है उसके एक्सपेरिमेंट में डॉग के लिए? बिफोर बेल की आवाज थी ना सर, कंडीशन में बेल की आवाज आई तो सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता था। जी, अब मैंने कहा कि दोबारा सवाल पढ़ी तो लोग कंफ्यूज हो गए, जबकि सवाल बहुत आसान है। Salivation. जी, जवाब दे दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, बस एक सवाल बाकी है। फोर्थ वन सर। फोर्थ ओके, जी, फोर्थ सही जवाब है। ठीक है, अब एक्सप्लेन कीजिए फोर्थ क्यों सही जवाब है, कंडीशन स्टिमुलस क्यों है वो? क्योंकि सर उसको कंडीशन मिल गया ना, बेल बजा रहे तो इसमें पहले अनकंडीशन में मतलब वो सिर्फ खाने की स्मेल, वो पैरों की आहट से समझे खाना आ गया तो सलाइवा आ जाता था, लेकिन उसको बाद में इतना ट्रेन किया गया कि वो बेल की आवाज से समझता है बेल बजी तो खाना मिल जाता। वेरी गुड, इसलिए। वेरी गुड। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ए मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। जी, जवाब देना है आपको।
setting a goal, monitoring progress and evaluating outcome. बाकी लोग सेकंड सर। जो साहिल पर बैठ कर तूफा का नज़ारा कर रहे हैं, सेकंड करेक्ट है। सेटिंग गोल, मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड इवेलुएटिंग आउटकम्स, इट्स कॉल्ड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट one's thinking process such as planning, monitoring, evaluating strategies for learning। इन तमाम प्रोसेस को हम मेटाकॉग्निटिंग के अंदर शुमार करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी मामला ऐसा है कि जितने थ्योरीज और जितने चैप्टर्स थे, तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने जितने भी सेट महा टीटी के अंदर आप सेम स्टूडेंट्स थे, तो मैंने महा टीटी के अंदर जितने थ्योरीज पढ़ा है, जितने चैप्टर्स पढ़ा है, वो सब के सब 100% महा सीटेट का हिस्सा है। तो जो चीज़ें आपको सीटेट में समझ में ना आई हो तो आप इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। ठीक है, उन चीज़ों को हम लेंगे, रिपीट करेंगे। कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी अगर समझ में ना आई हो या रह गई हो महा टीटी के दौरान, तो हम यहाँ पर लेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस लेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेंगी, तो उतना आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए सर एक बार ये बताइए ना। ऑफ कोर्स सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उर्दू के अंदर भी काम आता है, लैंग्वेज के अंदर भी काम आता है, ईवीएस के अंदर भी काम आता है, सभी के अंदर 15-15 मार्क की सीडीपी है। खाली थोड़ा बहुत टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने होते हैं, ईवीएस का टीचिंग मेथड, मैथ्स का टीचिंग मेथड, लैंग्वेज का टीचिंग मेथड, ये डिफ़र करते हैं। बाकी तो थ्योरीज वही रहेगी। साइंस और मैथ्स का ही हमको प्रॉब्लम ऐसे जा रहा है सर कि टीटी में भी उतना कंटेंट नहीं मिला था, थोड़ा बहुत ही था। तो सीटेट में साइंस और मैथ का मसला नहीं आएगा। सीटेट में साइंस और मैथ का जो सिलेबस है वो फिक्स है। आप कोई भी बुक रेफ़र कीजिए, आपको सिलेबस फिक्स है। जैसा आप ईवीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए, उसी तरह सीटेट के अंदर मैथ्स और साइंस का भी फिक्स चैप्टर्स दिए हुए हैं। वो सीबीएसई की जो बुक्स हैं उसी का एक्स्ट्रा लेकर बनाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर कौन से बुक है, किसमें से लेंगे? कोई रेफरेंस बुक? कोई भी पब्लिकेशन लेंगे आप तो सेम चैप्टर्स में लेंगे। अरिहंत पब्लिकेशन की लीजिए, गुप्ता है, दिशा है, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो सर हिमांशी मैम के जो जी एक बुक में नहीं आता पूरा मैथ्स और साइंस सीडीपी? आते हैं, लेकिन उनके सीधी बात है कि मेरे पास, मैं हर साल अलग अलग पब्लिकेशन की बुक परचेस करता हूँ और हर सब्जेक्ट की अलग करता हूँ, तो मुझे हर चैप्टर की डिटेल्स पढ़ने को मिलती है। अगर आप कंबाइंड ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मिल तो जाएंगे, आपको चैप्टर के नाम मिल जाएंगे, लेकिन उतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा जितना इंडिविजुअल बुक में मिलता है। लेकिन आपको जस्ट एन आइडिया होना तो अवेलेबल है मार्केट में। सर कैसा थोड़ा आइडिया आ गया तो कैसा नोट्स नेट से सर्च कर निकाल ले सकते हैं? वैसे मिल सकते हैं, उसकी भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट एक बुक में मिल जाएंगे। सर कोई ऐसा चैनल नहीं है क्या जो स्पेशल मैथ्स और साइंस का मतलब ऑनलाइन तो इंग्लिश के हो जा रहे हैं, मैथ्स का भी उर्दू का भी मिल रहा है, सीडीपी के भी मैथ्स के बारे में मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी साफ और वाज़ेह स्ट्रैटेजी जो सक्सेसफुल रही है हमारे एक्सपीरियंस के अंदर, यही कहता हूँ कि मैथ्स की पेडागॉगी पर जोर दीजिए। 15 मार्क्स की पेडागॉगी है, यू कैन स्कोर 11-12 मार्क्स इन पेडागॉगी। बाकी के मैथ्स में चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसमें वही प्रॉब्लम्स करना जो यू कैन सॉल्व इन 1 मिनट ओनली। ऐसे सवालात जो आप मोर देन 1 मिनट करते हैं वो आपके अदर सब्जेक्ट के टाइम खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं, फ्रैक्शंस के हैं, पैटर्न्स के हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं, वो सब 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। तो वो 15 में से कम 8 से 9 आप श्योरली कर सकते हैं विद इन अ मिनट। 15 में से 7-8 क्वेश्चन तो आप विद इन अ मिनट कर सकते हैं।
और रहे बात 15 मार्क्स पेडागॉजी के, तो 15 में से आप आराम से 12-11 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये 8 और वो 12, 20 के आसपास आप नियरली आराम से रीच आउट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। और ईवीएस में और ईवीएस और साइंस ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ईवीएस के चैप्टर्स में भी और साइंस में भी। वो पूरे चैप्टर्स आपको बुक में अवेलेबल हैं। जब भी आप स्टडी करेंगे तो चैप्टर वाइज कीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे या फिर बुक्स नहीं ख़रीदना चाहते हैं आप, तो एटलीस्ट आपके रजिस्टर में वो तमाम चैप्टर्स होने चाहिए जिसको आपने पढ़ा हो। हवा में स्टडी करेंगे, मैंने चैनल से पढ़ ली, मैंने ये कर ली वो कर ली, तो फिर वो बाय लक अगर आप पास हो गए तो अच्छी बात है, वरना आपके पास प्लानिंग नहीं है, ग्राउंड पर मनसूबाबंदी नहीं है, रजिस्टर में वर्कआउट नहीं है, तो फिर आसान नहीं है सीटेट भी। हाँ सर वो तो है। सर जो मैम ने कल ईवीएस का लिए थे ना, तो उसको जरा पीडीएफ भेजिए ना। हाँ भेज देते हैं आपको। हिमांशी वो मैडम अच्छा। के बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ हैं और जिसको उसमें हम भी CDP की रेफर भी करते हैं और हम भी हिमांशी मैम पढ़ते की। हैं जी। हाँ तो मिल- सर वो सेंड कीजिए ना प्लीज। ठीक है। वो और भी अगर ईवीएस का भी अगर रहा तो इंशाल्लाह एक रिवीजन मतलब मैराथन अपन भी लेंगे, जिसमें हिमांशी मैडम ने पूरे जी। उसका पूरा ईवीएस एक ही नोट्स में दिया हुआ है। निचोड़। ठीक है, उसको जी। हम भी अगर टाइम मिला इंशाल्लाह तो वो भी ले लेंगे अपन। बहुत आसान है, ईवीएस में भी आप स्कोर हाँ कर ईवीएस सकते हैं। ठीक है, 3 ईवीएस और सब्जेक्ट आपके सीडीपी स्ट्रांग, और ये दो ले। 3 सब्जेक्ट आपके सर स्ट्रांग होना। पेपर सेकंड के स्टूडेंट ज्यादा नहीं रहते क्या? एक्चुअल में पेपर सेकंड के स्टूडेंट जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं और वो उनको टीईटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, 9वीं 10वीं वालों को, जिन लोगों को पवित्र पोर्टल के ज़रिए बीएड वालों ज़िला को परिषद में टीटी जाने का कंपल्सरी है, नहीं है शायद ना। जिनको पवित्र पोर्टल से ज़िला परिषद में जाने का है, वही लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि हमको ना 9-10 के पर ही जाना है, लेकिन गवर्नमेंट से जाना है। हाँ तो वो आप क्वालिफाई होने के बाद भी आपको 2 ऑप्शन आएंगे पवित्र से, विदाउट इंटरव्यू और विद इंटरव्यू, दोनों ऑप्शन आएंगे। अगर ज़िला परिषद में उसमें क्या डिफरेंस रहता वैकेंसी ज़िला परिषद में वैकेंसी रही तो मिलेगा आपको, वरना फिर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू। विद इंटरव्यू में आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे तो फिर आपको उनको तकाज़े पूरे करना होंगे इंटरव्यू के साथ। समझ गए काफी प्रोसीजर है। जी। अगर विदाउट इंटरव्यू के ऑप्शन आते हैं आपको, तो आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेटर लेके ज्वाइन हो सकते हैं बगैर किसी तकाज़ों के। दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं आपके लिए। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, सीडीपी और ईवीएस। ईवीएस में भी स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स को लास्ट में रखिए। मैथ्स में भी 20 का टारगेट बनाइए, बस 18-19 भी मिले तो चलेगा। जी ओके। ठीक है, सर इससे पहले है ना, मैं फर्स्ट टाइम सीटेट दिए थे तब तो वो उर्दू भी है ना, सब एक ही पेपर में उर्दू भी आता है, फिर बाद में सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, तो दोनों अलग से पेपर 9वीं के बाद दिए थे, तो उसमें हमारे मार्क कट गए, नहीं तो हमारा भी सीटेट निकल लगा। उर्दू बुकलेट आती है आपको अलग मैम से। ने बहुत लेट दिए थे पेपर हम आपको। साथ ही देते ना नहीं अगर कभी हम जी फर्स्ट टाइम पीछे देते से हमको आते कुछ हैं, आइडिया नहीं था पेपर का। कभी कभार होता है ऐसा कि पहले मेन बुकलेट आ जाते हैं ऑफिस से आपके क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर उनका प्यून जो है वो उर्दू का सप्लीमेंट ला कर देता है। कभी कभार 2-5 मिनट का फ़र्क हो जाता है। हाँ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ भी। तो उसमें कैसा हो गया, हमको 70 मार्क्स और मिल गए थे, 9वीं के बाद हमको उर्दू का सॉल्व करने का था, तो बुक लेट मिली, तो उस वजह से हमारे मार्क कट गए, नहीं तो सीटेट क्लियर होता था हमारा भी। शुरुआत में हो इस तरह की गलतियाँ, लेकिन शायद अब नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरह का हो तो आप फौरी बता दीजिए एग्जामिनर को कि मैडम एक मेन बुकलेट मिल गई है, उर्दू की भी फौरी दे दीजिए हमको, हम उर्दू से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज है हमारा। ठीक है, हाँ सर। उसमें भी आप फर्स्ट सर लैंग्वेज कोलबर्ग रिपीट कीजिए सर आप। को मोरल याद रखना है हाँ आपको। थेरीज एक बार रिपीट कीजिए। ठीक सर है, कोलबर्ग की कीजिए, और पियाजे और वैगॉस की ना बहुत कंफ्यूज हो जा रहे, उसमें मिक्स हो जा रहा, तो हाँ, उसमें कोई ऑफलाइन वाले 3 थ्योरीज आप। ऑफलाइन वाले बताइए, पियाजे और वाइगोस्की में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? है क्या निम्रा मैडम? ऑफलाइन वाले कौन है? नहीं है सर। और पियाजे और वाइगोस्की क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आसान भाषा में बताऊं तो पियाजे ये कहते हैं कि उनको, पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं।
रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तामीरत पसंद के ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। शिद्दत पसंद, रेडिकल का मतलब होता है शिद्दत पसंद। शिद्दत पसंद से मुराद ये कि वो किसी और चीज़ को ज़िम्मेदार नहीं मानते कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर जो भी बच्चे की तरक्की के अंदर जो अहम रोल है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये पियाजे का साफ और अटल मौक़िफ़ है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो ज़िम्मेदार एस्पेक्ट्स हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ज़हनी तरक्की होगी तभी सब चीज़ें तरक्की होगी, समझे आप? हाँ। और वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? वायसो सोशलाइजेशन थ्योरी है उनकी, वाइगोट्स्की की। वो कहते हैं कि जी जितना 3 एस्पेक्ट हैं वाइगोट्स्की के, कौन कौन से हैं, याद है क्या आपको? लैंग्वेज, सोशलाइजेशन और लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट हैं वाइगोट्स्की के, और यही 3 एस्पेक्ट ज़िम्मेदार हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। जितना अच्छा उसका सोशल इंटरेक्शन होगा उतनी अच्छी लैंग्वेज डेवलप होगी। ठीक है, जितनी अच्छी लैंग्वेज डेवलप होगी तो फिर उतना वो इल्म से रोशनास होगा, और जितना वो इल्म की तामीर करेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। जितना उसका कल्चर अच्छा होगा तो उतना अच्छा उसका कॉग्निटिव डेवलप होगा, वाइस वर्सा। समझ में आया? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बाकी चीज़ों को डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं। वाइगोट्स्की सोशल इंटरेक्शन को, लैंग्वेज को, कल्चर को डेवलपमेंट का हिस्सा समझते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। चलिए, आज के दिन इतना काफ़ी है। जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कीजिए बेतकल्लुफ़, इंशाल्लाह उन चीज़ों पर देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an